पॉकेट एफएम। तीनों आहान का ऑर्डर मान गए थे। वो किसी भी सूरत में आहान को मना नहीं कर सकते थे। कनक के अलावा कोहली फैमिली और चौधरी फैमिली भी थी जिनसे उन्हें डील करना था। दोनों ही परिवार अपने आप में बहुत ताकतवर थे। दोनों ही परिवारों से डील करना आसान नहीं था। आहान चौधरी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, पर क्योंकि कार्तिक उसका पार्टनर था तो उसे कोहली फैमिली के बारे में काफी कुछ पता था। कार्तिक बहुत चालाक और लालची इंसान था। उसे अपने फायदे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। उसने अपने और रायजादा परिवार के बीच अच्छे रिश्तों को भांप लिया था, इसलिए जब भी रायजादा परिवार थोड़ा सख्ती से काम लेता वो उसकी तरफ चला जाएगा। पर इस वक्त आहान को किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। उसे इस वक्त सिर्फ कनक के बारे में सोचना था। उसे किसी भी कीमत पर कनक से मिलना था। उधर शौर्य होटल से निकलने के बाद एक क्लब हाउस में पहुंचा जहां उसे मैनेजर सिंह मिले। मैनेजर सिंह ने उसे क्लब हाउस में घुसते ही कहा, तुमने सब अच्छे से सोच लिया है ना? हाँ मैनेजर सिंह, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। शौर्य ने कहा, पहले ही सोच लेना चाहिए था। मेरी मदद के बिना तुम यहाँ शिमला में अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं बेच पाओगे। मैनेजर सिंह ने कॉन्फिडेंस से कहा। हालांकि शौर्य को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोला, जी आप सही कह रहे हैं। ठीक है फिर चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तुम्हारे 7 प्रोजेक्ट मैं 20 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर सिंह ने कहा। इतना अमाउंट सुनकर शौर्य का मुंह बन गया। मैनेजर सिंह, 20 करोड़ 7 प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम नहीं है। दरअसल अबहान और शनाया मनाली से लौट आए थे। इसका मतलब ये था कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सारे प्रोजेक्ट्स अब फिर से शनाया के अंडर जाने वाले थे। पर शौर्य ऐसा नहीं चाहता था। उसने पहले 3 प्रोजेक्ट 5 करोड़ में बेचे थे और बाकी के 7 प्रोजेक्ट वो 8 करोड़ में बेचना चाहता था। उसे ये डील्स शनाया के आने से पहले करनी थी, वरना शनाया कभी ऐसा नहीं करने देती। फिर उसे 8 करोड़ तो क्या 8 लाख भी नसीब नहीं होते। इस वक्त मैनेजर सिंह ही प्रोजेक्ट्स के बारे में सबसे अच्छे खरीदार थे, क्योंकि वही थे जो 7 प्रोजेक्ट एक साथ खरीद सकते थे। पर वो जो अमाउंट बता रहे थे उसमें शौर्य को कुछ फायदा नहीं होता। उनके कैलकुलेशन के हिसाब से हर प्रोजेक्ट 3 करोड़ से भी कम का था। तुम्हें 20 करोड़ कम लग रहे हैं? अगर कम लग रहे हैं तो जाने दो, मत बेचो। मैनेजर सिंह ने कहा। वो जानता था कि जिस हड़बड़ी में शौर्य यहाँ आया है जरूर शनाया लौट आई है। अगर वो उसे और कम प्राइस भी बता देता तो भी शौर्य ये प्रोजेक्ट बेचने के लिए मान जाता, इसलिए वो अपनी बात पर टिका रहा। मैनेजर सिंह, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देते हैं। आप मुझे हर प्रोजेक्ट के हिसाब से 4 करोड़ दे दीजिए। आपके लिए तो ये 7 करोड़ ही ज्यादा हुए ना? शौर्य ने हंसते हुए कहा। तुम्हें 7 करोड़ कम लगते हैं? पैसे पेट पर नहीं होते शौर्य जी। 20 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो बोलो, वरना जाने दो। मैनेजर सिंह ने गुस्से में कहा। मैनेजर सिंह, आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी साइन करता हूँ। शौर्य ने कहा। शौर्य किसी भी कीमत पर यह डील नहीं छोड़ सकता था। शनाया को पता चले उससे पहले ये प्रोजेक्ट्स उसे बेचने ही थे, इसलिए वो कम प्राइस पर भी मान गया। ये देखकर मैनेजर सिंह को हंसी आ गई। उसे पता चल गया था कि शौर्य कितना बेवकूफ है। अगर गिल फैमिली का बिजनेस इसने संभालना शुरू कर दिया तो वो कुछ ही महीने में कंगाल हो जाएंगे। मैनेजर सिंह चाहे जो कुछ भी कर रहा था, शौर्य उनसे कुछ नहीं ले सकता था। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा इन प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। क्या हुआ, अपनी बहन से डर लग रहा है? वो मुझसे ये प्रोजेक्ट वापस लेगी क्या? मैनेजर सिंह ने ताना मारते हुए कहा। शौर्य जानता था कि अगर शनाया को पता चला कि उसने इतने बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट्स कुछ करोड़ में बेच दिए हैं तो वो एक एक खरीदार को ढूंढ के उनसे ये प्रोजेक्ट वापस ले लेगी। और अगर ऐसा हो गया तो शौर्य का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और उसे सारे पैसे किसी भी हालत में चुकाने पड़ेंगे। और उससे भी ज्यादा डर उसे आहान का था। पर मैनेजर सिंह को अपनी ताकत पर भरोसा था। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे मेरे बहन की चिंता नहीं है, शौर्य ने कहा। अच्छा, फिर कौन है जिसकी वजह से तुम डर रहे हो? मैनेजर सिंह ने कहा। आप गिल परिवार के घर जमाई आहान को तो जानते ही हैं? शौर्य ने पूछा। मैनेजर सिंह ने उसके बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने हाँ में से हिला दिया। वो शनाया और उसके काम को लेकर बहुत पजेसिव है कि उसे पता चल गया ना तो वो जरूर आएगा और आपसे ये प्रोजेक्ट छीन लेगा। शौर्य ने अपनी बात पूरी की। तुम्हें क्या लगता है मैं ये छोटे मोटे लोगों से डील नहीं कर सकता? मैनेजर सिंह ने कहा। मुझे आपकी पावर पर शक नहीं है और आहान यश मेहरा को जानता है। हो सकता है कि वो आप पर उसकी मदद से दबाव बनाए। शौर्य ने कहा। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं संभालूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से, मैनेजर सिंह ने कहा। ठीक है, मुझे क्या? इतना कहकर शौर्य वहां से चला गया। अगली सुबह शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के रेजिडेंशियल एरिया से अकेले नीचे की तरफ आ रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा थकान से मुरझाया हुआ था। उसे आहान से दूर हुए एक दिन ही हुआ था, पर फिर भी उसका दिल बेचैन था। उसने सोचा था कि आहान से दूर रहकर वो शांति से सोच पाएगी, पर शांति उसके पास भी नहीं थी। वो रात भर सो नहीं रही थी और ये बात उसके थके हुए चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसे आहान से दूर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शनाया अपने मन को बिल्कुल नहीं समझा पा रही थी। आहान ने उसे ये बात क्यों छुपाई? ऊपर से आहान रायजादा खानदान से था और शनाया बस एक मामूली लड़की थी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कोई उसे पसंद करे। जब शनाया अपने ही सवालों में खोई हुई थी तो किसी ने आवाज दी। शनाया, कैसी हो तुम? आवाज सुनकर शनाया अपने होश में आई। ये आवाज बिंदु आंटी की थी। बिंदु आंटी यामिनी गिल की पड़ोसी और अच्छी दोस्त थी। हेलो बिंदु आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शनाया ने पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिंदु ने पूछा। जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल रात को अच्छे से सोई नहीं।
शनाया ने कहा। बिंदु ने देख लिया था कि शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आई थी। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो वहां घर ले सके। इसका अंदाजा लगाया कि वो जरूर किसी बड़े आदमी के साथ रात बिताकर आई है। सच जानने के लिए उन्होंने सवाल किया, शनाया, तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आई हो? शनाया अभी कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। उसने बिंदु को टालने के लिए कहा, आंटी, अगर आपको कुछ खास काम नहीं है तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं तो बस ऐसे ही, बिंदु ने कहा। इतना सुनकर शनाया वहां से चली गई। शनाया का ऐसा बर्ताव देखकर बिंदु को अपनी बात पर भरोसा हो गया था और उसने सोचा कि ये बात उसे यामिनी को बतानी चाहिए। शनाया को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि वो ऑफिस चली जाए, शायद उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो उसे बेहतर महसूस होगा। शनाया जैसे ही ऑफिस में घुसी, सब उसे देखकर बहुत खुश हुए। सबने उसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया और शनाया ने भी सबको हंसकर जवाब दिया। शनाया की आंखों में थोड़ा सा डाउट था। उसे वहां बहुत सारे नए चेहरे नजर आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुराने एम्प्लॉयज को हटाकर उसके दादाजी ने नए एम्प्लॉयज को क्यों रख दिया। शनाया जब अपने ऑफिस का गेट खोलकर ऑफिस में घुसी तो उसने वहां एक लड़की को देखा। उस लड़की ने बहुत हैवी मेकअप किया हुआ था। उसने एक स्टाइलिश ड्रेस पहना हुआ था। वो अपने पैर टेबल पर रखकर बैठी हुई थी और अपने हाथों की नेल्स फाइल कर रही थी। ये देखकर शनाया को बहुत गुस्सा आया। शनाया अपने काम को लेकर बहुत सीरियस और प्रोफेशनल थी। उस लड़की ने शनाया की तरफ देखा भी नहीं। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? शनाया चिल्लाई। तुम्हारा ऑफिस? ये मेरा ऑफिस है। किस डिपार्टमेंट से हो तुम? तुम्हें पता नहीं है कि नौकर के अंदर आना चाहिए? उस लेडी ने कहा। अपने ऑफिस में मैं नौकर क्या होंगी? ये ऑफिस मेरा है, तुम हो कौन? शनाया ने झुंझलाते हुए कहा। मैं एक बार फिर बताती हूँ, मिस शनाया, ये ऑफिस मेरा है, तुम स्टोर रूम को अपना ऑफिस बना लो। उस लेडी ने कहा। वो जानती थी कि ये ऑफिस शनाया का था, इसलिए वो उसे पहचान गई। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ और तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। इतना कहकर शनाया जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अच्छा, कोशिश कर लो, पर ये सिक्योरिटी गार्ड्स भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उस लेडी ने एटीट्यूड के साथ कहा। शनाया ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ ही मिनट में वहां सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। उन्हें देखकर शनाया ने कहा, इसे मेरे ऑफिस से बाहर निकालो, तुरंत। सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। जब शनाया ने देखा कि कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था, तब शनाया ने फिर से कहा, आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? इस औरत को यहाँ से बाहर निकालो, निकालो इसे यहाँ से। प्रेसिडेंट शनाया, उन गार्ड्स ने बस इतना ही कहा। इतने में उस लेडी ने कहा, शनाया, अपना वक्त बर्बाद मत करो, ये गार्ड्स मुझे कुछ नहीं कह सकते। जो यहाँ तुम्हारा स्टेटस है वैसा ही मेरा स्टेटस है। मैं यहाँ की नई वाइस प्रेसिडेंट हूँ। नई वाइस प्रेसिडेंट? ये सुनकर शनाया हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि भला उसके दादाजी ने नया वीपी क्यों अपॉइंट किया था। किसी को भी अपॉइंट करने की जिम्मेदारी सिर्फ शनाया की थी। शनाया ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम्हें दादाजी ने अपॉइंट किया है? मुझे किसने अपॉइंट किया है किसने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस ये ध्यान रखना कि मेरी पोजीशन तुमसे नीचे नहीं है। तुम प्रेसिडेंट हो और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात करना, उस लेडी ने कहा। अब निकलो मेरे ऑफिस से। शनाया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसके दादाजी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था उसे, इसलिए उसने सोचा दादाजी को कॉल करके एक बार कंफर्म कर ले। और अगर उसके दादाजी ने सच में इस लड़की को वीपी बनाया है तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब शनाया ने अपना फोन निकाला तब उस लेडी के चेहरे पर पसीना आने लगा। ये तुम क्या कर रही हो? उसने शनाया के फोन की तरफ लपकते हुए पूछा। दादाजी को कॉल कर रही हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शनाया ने अपने हाथ उससे दूर किए और कॉल करने लगी। उस लेडी ने फिर से फोन लेने की कोशिश की और इस बार दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में शनाया का फोन गिरकर चकनाचूर हो गया। मेरे सामने इतना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जानना है ना मुझे किसने अपॉइंट किया है? मुझे तुम्हारे भाई शौर्य ने अपॉइंट किया है। अब अगर तुम्हें अपनी पोजीशन प्यारी है तो मुझसे तमीज से बात किया करो। इस कंपनी से मैं नहीं, तुम जाओगी, उस लेडी ने गुस्से में कहा। शनाया शौर्य का नाम सुनकर हैरान थी। भला उसने क्यों किसी वीपी को अपॉइंट किया था? शनाया का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। शौर्य भी गिल कंस्ट्रक्शन में वीपी की पोजीशन पर ही था, फिर उसने अपनी ही पोजीशन पर एक लड़की और क्यों अपॉइंट कर दी थी? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर जाएगी और शौर्य कंपनी में इतना कुछ कर देगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसे पुराने चेहरे क्यों नहीं नजर आ रहे थे। जरूर शौर्य ने कुछ किया होगा। इतने में शौर्य ऑफिस में आया। उसने देखा कि शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने नई वाइस प्रेसिडेंट से कुछ नहीं पूछा, पर शनाया की तरफ देख के बोला, क्या हुआ शनाया, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? शनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, शौर्य, ये कौन है? ये माया है, कंपनी की नई वीपी। शौर्य ने कहा, क्या तुमने इस बारे में दादाजी से पूछा? शनाया ने सवाल किया। दादाजी से क्यों पूछना है? मैं इस कंपनी का अगला मालिक हूँ, उनसे बिना पूछे मैं फैसला ले सकता हूँ, शौर्य ने कॉन्फिडेंस से कहा। शनाया को यह सुनकर और गुस्सा आया। उसने कैसे सोच लिया कि वो दादाजी की परमिशन लिए बिना फैसला ले सकता था? भले ही वो अगला उत्तराधिकारी था, पर उसके दादाजी अभी भी जिंदा थे। अब जब शनाया को पता चलेगा कि शौर्य ने उसके प्रोजेक्ट्स बेच दिए हैं, तब क्या होगा? क्या शनाया शौर्य की चालों को समझ पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। शौर्य, क्या बाकी के एम्प्लॉयज को भी तुमने काम से निकाला है? शनाया ने पूछा। यह सुनकर शौर्य को कुछ समझ नहीं आया। जब से उसने माया को वीपी बनाया था, उसने ऑफिस के कामों में ध्यान देना बंद कर दिया था। वो ज्यादातर बाहर के कामों में ही ध्यान देता था। किन एम्प्लॉयज की बात कर रही हो तुम शनाया? शौर्य ने पूछा। उन सभी को मैंने काम से निकाला है, माया ने जवाब दिया। तुमने उन्हें काम से क्यों निकाला? शौर्य ने गुस्से में पूछा।
शौर्य ने पहले ही बिना आनंद गिल को बताए माया को काम पर रख के गलती कर ली थी। अब अगर उन्हें पता चलता कि माया ने उनके एम्प्लॉयज को निकाल दिया तो वो बहुत तमाशा करेंगे। शौर्य, आपके ऑफिस से जाते ही वो आपके बारे में बहुत भला बुरा बोलते थे। वो कहते थे कि आपसे ज्यादा इस कंपनी को शनाया की जरूरत है और कंपनी उसे ही मिलनी चाहिए। जब मैं उनसे कहती थी कि आपके बारे में ऐसा ना बोले तो वो मुझे उल्टा एटीट्यूड दिखाते थे। मैं आपके बारे में ये सब कैसे सुन लेती, इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया, माया ने कहा। जब उन एम्प्लॉयज ने माया की बात नहीं मानी तो उसे ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, शनाया ने गुस्से में कहा। माया ने जिन लोगों को काम से निकाला था वो सब शनाया के अंडर काम करते थे। सब शनाया के बारे में अच्छा सोचते थे, पर इन सबसे ज्यादा भी शनाया को जिस बात से फर्क पड़ता था वो ये था कि वो सब बिजनेस संभालने में बहुत अच्छे थे। इस बात से शौर्य भी ज्यादा खुश नहीं था। जब आनंद गिल उससे पूछेगा सब कहाँ गए तो उसके पास भी कोई खास जवाब नहीं होगा, पर फिर भी उसने माया से कुछ नहीं कहा क्योंकि कहीं ना कहीं माया ने उसका भला ही सोचा था। शौर्य, इस हरकत के बारे में मैं दादाजी को बताने वाली हूँ, अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार रखना, शनाया ने कहा। शनाया जानती थी कि उसके दादाजी इस मामले को हल्के में नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम फालतू की छोटी सी बात का पतंगर बना रही हो? माया ने कुछ एम्प्लॉयज को तो निकाला है, वैसे भी आगे चलकर ये कंपनी मेरी होने वाली है। अगर माया ने मेरे हित में कोई फैसला ले लिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे बारे में गलत बोलने वाले एम्प्लॉयज इस कंपनी के लिए तो सांप ही हुए ना, शौर्य ने कहा। सांप? तुम हमारे पुराने एम्प्लॉयज को सांप कह रहे हो, वो भी एक लड़की के लिए? शनाया ने माया की तरफ इशारा करते हुए कहा। कंपनी के लिए सबसे बड़े सांप तो तुम हो। शनाया गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। शनाया, तुम मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया है कि तुमने? शौर्य ने पूछा। क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे खिलाफ भी गई तो? शनाया ने पूछा। इस बात से शौर्य का ईगो हर्ट हो गया। शनाया, मुझसे तमीज से बात करो। हाँ, आगे चलकर मैं ही कंपनी का फ्यूचर मालिक हूँ, आगे चलकर ये कंपनी मुझे ही मिलेगी। भले ही तुम अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट्स की इंचार्ज हो, पर काम तुम मेरे लिए ही कर रही हो। इसलिए अगर तुम इस कंपनी में ऐसे ही काम करते रहना चाहती हो तो ढंग से रहो और अपनी लिमिट में रहो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शनाया शौर्य से डरने वालों में से नहीं थी। शौर्य को कैसे हैंडल करना है वो अच्छे से जानती थी। नहीं, कजिन ब्रदर होने के नाते एडवाइस दे रहा हूँ। आई होप तुम्हें दोनों में फर्क पता है, शौर्य ने रूखी आवाज में कहा। ठीक है, एडवांस के लिए थैंक यू कजिन ब्रदर, शनाया ने लंबी आंख भरते हुए कहा। उसे इस बारे में शौर्य से